इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के उदय की और पतन की, यानी ये सभ्यता शुरू कैसे हुई और इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ। काफ़ी जटिल और विवाद वाला मुद्दा है, क्योंकि आज तक इस पर बहस चल रही है और कोई भी निर्णायक मत हम नहीं कह सकते कि बहुत से मत आए हैं, किसी के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह सही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उद्भव की। उससे पहले मैं बता दूं कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। अब उद्भव की बात करें तो बेसिकली दो प्रकार के मत इस पे दिखाई देते हैं। एक तो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत और दूसरा देसी उत्पत्ति का सिद्धांत। विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत की हम बात करें तो इस मत के जो समर्थक हैं वो सर जॉन मार्शल वही हैं जो 1902 से 1928 तक ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो मुखिया थे, जिनके काल में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में खुदाई शुरू हुई थी। और इन्होंने ही 1924 में सबसे पहले पूरी दुनिया के सामने बताया था कि भारत में एक ऐसी प्राचीन सभ्यता की खोज हुई है जो काफ़ी विकसित थी, जहाँ पर नगरीय सभ्यता हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा गॉर्डन चाइल्ड, सर मार्टिमर व्हीलर में ये आप ऐसे कर लेना, इसको वह लिख लेना पहले, व्हीलर, क्रेमर, लियोनार्ड वूली, HD सांकलिया, ये संकालिया नहीं सांकलिया है, ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई, DD कोशाम्बी आदि पुराविदों की मान्यता है कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई है। आपने मेसोपोटामिया सुमेरिया दोनों नाम सुना होगा। कई बार आपकी बुक्स में आता है कि सुमेरिया सभ्यता से उत्पत्ति हुई, कई बार आता है मेसोपोटामिया की सभ्यता से उत्पत्ति हुई। तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो आज का इराक है, थोड़ा हिस्सा आप सीरिया का मान सकते हैं। तो वहाँ दजला और फरात नदियों की घाटी में, दो नदियों के बीच की भूमि को ही मेसोपोटामिया कहते हैं। तो दजला और फरात नदियों के बीच की भूमि में ये जो सभ्यताएं विकसित हुई उनको मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है। उनमें सुमेरिया की सभ्यता है, मैं नाम बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, अलग अलग नाम आ जाए। तो सुमेरिया की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, एक ही आएगी सुमेरिया की सभ्यता, और एक है कैल्ड्रिया की सभ्यता। ये चार सभ्यताएं दजला और फरात नदियों की घाटी में विकसित हुई प्राचीन समय में, और इनको सम्मिलित रूप से आप कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता। जॉन मार्शल, गॉर्डन चाइल्ड, क्रेमर, लियोनार्ड वूली, HD सांकलिया, DD कोसाम्बी, इनका ये मानना है कि सुमेरिया की सभ्यता से और संस्कृति की ये जो अवधारणा है ये सिंधु घाटी की तरफ फैली। यानी उनका कहना था कि वहाँ से लोगों के समूह यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ इस सभ्यता का विकास किया। नगरीकरण के जो हमें तत्व दिखाई देते हैं वो उनकी देन है, ऐसा मानना है। मार्टिमर व्हीलर का थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है इसमें। मार्टिमर व्हीलर ने लोगों के प्रस्थान को न मानकर उन्होंने कहा है कि विचारों का आगमन हुआ, कि मेसोपोटामिया से विचारों का आगमन सिंधु घाटी की तरफ हुआ। यानी कुछ लोग आए, उन्होंने विचार बताए, या जो व्यापारी भारत से मेसोपोटामिया जाते थे उन्होंने वहाँ पर जो देखा वो यहाँ पर बताया, और यहाँ पर शिल्पियों ने, कारीगरों ने उसको इम्प्लीमेंट किया। यानी इस प्रकार से शहर की संरचना या जो मृत भांड हैं उनकी जो काले और लाल रंग के आपको दिखाई देते हैं, लाल रंग के मृत भांड और उन पर काले रंग के जो चित्र बने हुए दिखाई देते हैं, और कांसे का उपयोग है। ये मार्टिमर व्हीलर का मानना है कि ऐसे विचार मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी की तरफ आए और उन विचारों के माध्यम से इस सभ्यता का विकास हुआ। तो ये कारण खारिज किए जा सकते हैं। क्यों खारिज किए जा सकते हैं? पहले इनकी विशेषताएं देखिए। ये जो विद्वान कह रहे हैं ऐसा किस बेस पे कह रहे हैं? पहला कि दोनों नगरीय सभ्यताएं हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी और सिंधु सभ्यता भी या हड़प्पा सभ्यता भी। दूसरा, दोनों के निवासी कांसे और तांबे के साथ साथ पाषाण के लघु उपकरणों का प्रयोग करते थे। तीसरा, दोनों के भवन कच्ची तथा पक्की ईंटों से बनाए गए थे। चौथा, दोनों सभ्यताओं के लोग चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाते थे। कुम्हार जो चाक का इस्तेमाल करते हैं उस चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाते थे। और पांचवा, दोनों को लिपि का ज्ञान था। जैसे सिंधु घाटी की लिपि है, या तो उसको बोलते हैं सैंधव लिपि या उसको बोलते हैं चित्राक्षर लिपि, जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। सैंधव लिपि या इसको आप बोलेंगे चित्राक्षर लिपि। और जो मेसोपोटामिया की लिपि है उसको बोलते हैं कीलाक्षर लिपि। कील जैसे से अक्षर होते हैं, उसमें आप चित्र में देख सकते हैं ऐसे अक्षर थे। तो मेसोपोटामिया की लिपि तो पढ़ी जा चुकी है। इसी प्रकार
इसी समय की एक और सभ्यता की बात करें, मिस्र की सभ्यता से, उसके बारे में ऐसा मानता है कि मेसोपोटामिया से जो विचार हैं वो पहुंचे मिस्र में, मिस्र की सभ्यता मेसोपोटामिया से प्रभावित थी और फिर सिंधु की सभ्यता जो है वो मिस्र से प्रभावित थी, ऐसा भी कुछ विद्वानों का मानना है। तो सिंधु सभ्यता को छोड़कर बाकी जो दोनों सभ्यताएं हैं उनकी लिपियां पढ़ ली गई हैं। जो हायरोग्लिफिक लिपि थी मिस्र की वो भी पढ़ी जा चुकी है और मेसोपोटामिया की कीलाक्षर लिपि है वो भी पढ़ी जा चुकी है। ये सिंधु लिपि है वो नहीं पढ़ी जा सकी है। दो कारण है, एक तो इसके लेख हैं वो बहुत छोटे हैं, आपको मोहरों पर दिखाई देते हैं या जो मिट्टी के बर्तन हैं उन पर कुछ अक्षर दिखाई देते हैं, यानी कुछ कहीं 5 अक्षर, कहीं 7 अक्षर, कहीं 10 अक्षर ऐसे आपको लिखे हुए मिलते हैं। कोई ऐसा कोई ग्रंथ या कोई बड़ा अभिलेख पत्थर पर या किसी दीवार पर खुदा हुआ में नहीं मिलता। दूसरी बात, जिस प्रकार से मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता की भाषा पढ़ी गई उसका कारण ये था कि जैसे मिस्र की सभ्यता पढ़ने का कारण था कि जब ये रोसेटा स्टोन मिला 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट की सेना जब मिस्र को जीतने के लिए चली थी तो वहाँ एक दिन उनको खुदाई में एक पत्थर मिला जिसको कहते हैं रोसेटा स्टोन, क्योंकि उस स्थान का नाम था राशिद और ग्रीक लोग उसको रोसेटा बोलने लगे। तो रोसेटा से एक पत्थर मिला, रोसेटा स्टोन, जिस पर 3 लिपियां लिखी हुई थी। एक तो मिस्र की हायरोग्लिफिक लिपि, दूसरी मिस्र की ही दूसरी लिपि जो आम लोगों के इस्तेमाल की थी सेमेटिक लिपि, और नीचे उसमें ग्रीक लिपि थी। तो 3 लिपियां मिल गई। ग्रीक सबकी सब पढ़ चुके थे, सब जानते थे ग्रीक लिपि के बारे में, तो तीनों ही उसका अनुवाद उन्होंने करके कि ऊपर हायरोग्लिफिक और सेमेटिक में क्या लिख रखा है, इस तरह से सेमेटिक लिपि पढ़ ली गई। इसी प्रकार से मेसोपोटामिया की सभ्यता के लिए भी एक ऐसा अभिलेख मिला जिसमें 3 भाषाएं लिखी हुई थी, तो उससे भी अनुवाद करके मेसोपोटामिया की लिपि पढ़ गई। ये जो सिंधु लिपि है, हड़प्पा लिपि है, इसके संदर्भ में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि हमें हो सकता है कभी निकट भविष्य में मिल जाए ऐसा कोई पत्थर, ऐसा कोई अभिलेख जिस पर 3 भाषाएं लिखी हुई हो, कहीं खुदाई में मिल जाए, लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो अब हम इसका खंडन करते हैं किस प्रकार से कि विदेशी मत की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है, इसके जो ये विद्वान हैं इन्होंने ये बताया कि ये इसमें समान विशेषताएं हैं, इसलिए मेसोपोटामिया की सभ्यता से इसको जोड़कर देखा जा सकता है कि उस सभ्यता के कारण इस सभ्यता का विकास हुआ। लेकिन अब इसका खंडन करते हैं। देखें, दोनों नगरीय सभ्यताएं हैं दोनों नगरीय सभ्यताएं, लेकिन जिस प्रकार से मेसोपोटामिया की सभ्यता है और जिस प्रकार से सिंधु सभ्यता के नगर हैं उनमें स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। सिंधु सभ्यता के जो नगर हैं, चाहे हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, कालीबंगा हो, धोलावीरा हो, चाहे लोथल हो, कोई भी नगर हो, उसमें व्यवस्थित तरीके से बसे हुए नगर हैं, जबकि मेसोपोटामिया के जो नगर हैं वो बेतरतीब तरीके से बसे हैं, ऐसा लगता है कि कोई प्लानिंग नहीं की गई है। जबकि सिंधु सभ्यता के नगरों की विशेषता ये है कि वहां पर ऐसा नहीं है कि लोग बसते गए और शहर बनता गया। पहले शहर की प्लानिंग हुई है, उसकी सड़कें काटी गई हैं, उसकी गलियां काटी गई हैं, उसमें नालियों के स्थान छोड़े गए हैं और उसके बाद में मकान बनाए गए हैं। तो इसीलिए, और अतिक्रमण वहां पर सख्त मनाई थी। इसीलिए आपको देखते हैं कि जब तक नगरीय हड़प्पा सभ्यता का पतन नहीं होता तब तक आपको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या किसी भी शहर में अतिक्रमण दिखाई नहीं देता। तो निश्चित रूप से कोई ऐसा शासन था जो शहरों की डिजाइन भी कर रहा था और वहाँ का प्रशासन है वो ये भी देख रहा था कि लोग वहाँ पर एनक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण नहीं करें। मेसोपोटामिया के नगर बेतरतीब है। दूसरा, सिंधु घाटी में जो भी नगर बसे हुए हैं या सिंधु सभ्यता के जो भी नगर हैं उसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि जल निकासी प्रणाली और सफाई की व्यवस्था, जिस प्रकार से नालियाँ बनी हुई हैं और शहर का पानी बाहर निकालने के लिए, गंदा पानी बाहर निकालने के लिए जिस प्रकार की व्यवस्था है, वैसी व्यवस्था हमें मेसोपोटामिया में देखने को नहीं मिलती। यदि मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रभावित होकर सिंधु घाटी के नगर बसे होते तो वहाँ की तरह बेतरतीब नगर बसे होते। जिस सभ्यता से हम प्रभावित हुए हैं उससे बेहतर नगर यहाँ पर हैं, बेहतर यहाँ पर शहर बने हुए हैं। तो इसका मतलब ये सिद्धांत यहाँ पर खारिज हो जाता है कि दोनों नगरीय सभ्यताएं हैं। इसलिए हम मेसोपोटामिया, सिर्फ इसीलिए कि मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु सभ्यता से थोड़ी पुरानी है तो हम यह नहीं कह सकते कि वो इससे प्रभावित है या उसी से इसकी उत्पत्ति हुई है। दूसरा, दोनों के निवासी कांसे, तांबे के साथ साथ पाषाण के लघु उपकरणों का प्रयोग करते थे। अब यहाँ पर देखिए, इसमें आप एक और जोड़ देते हैं, मिट्टी के बर्तन। कांसे का इस्तेमाल मेसोपोटामिया में बड़े स्तर पर होता है, जबकि सिंधु सभ्यता जो है वो कांसे पर आधारित है, कांसे का प्रयोग होता है, लेकिन कांसे का उपयोग बहुत ही कम है, जबकि अभी भी पत्थर के औजारों का उपयोग ज़्यादा है। दूसरी बात, मिट्टी के बर्तन।
आप दो प्रकार के चित्र देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले मैं दिखा रहा हूँ आपको मेसोपोटामिया के जो मिट्टी के बर्तन हैं। यहाँ के मिट्टी के बर्तनों में जो ऊपर जो चित्रकारी की गई है वो सिर्फ लाइनें खींची गई हैं। कुछ मतलब 2-5% बर्तन आपको ऐसे मिलेंगे मिट्टी के जहाँ पर आपको चित्र मिलते हैं, बाकी आपको आड़ी तिरछी रेखाओं के ये जो प्रतिरूप दिखाई देंगे। जबकि अब आप देखिए सिंधु सभ्यता के चित्र जो मिट्टी के बर्तन हैं उन पे, यहाँ पर आपको पीपल के पत्ते के चित्र मिलेंगे, पक्षियों के चित्र मिलेंगे, बैल के चित्र मिलेंगे। तो बहुत सारी आकृतियाँ ऐसी बनी हुई मिलती हैं। तो स्पष्ट अंतर दिखाई दे रहा है कि दोनों की मिट्टी के बर्तन भी अलग अलग हैं। तो ये सिर्फ इसी आधार पर कि दोनों के निवासी कांसे, तांबे और मिट्टी के बर्तनों और लघु पाषाण उपकरणों का उपयोग करते थे, इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही सिंधु सभ्यता का विकास हुआ है। तीसरा, दोनों के भवन कच्ची तथा पक्की ईंटों से बनाए गए थे। पक्की ईंटों का बड़े स्तर पर इस्तेमाल सिंधु सभ्यता के नगरों में हुआ है, इतने बड़े स्तर पर इस्तेमाल वहां पर नहीं होता मेसोपोटामिया में। दूसरी बात, ईंटों के आकार में भी अंतर है। सिंधु घाटी के ईंटों का आकार 4:2:1 का है, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता की आकार जो ईंटों का आकार है वो बिल्कुल ही अलग है। चौथा, तो ये भी यहाँ पर खारिज कर सकते हैं आप। चौथा पॉइंट है, दोनों सभ्यताओं के लोग चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाए थे। वो मिट्टी के बर्तन मैंने ऊपर वाले में बता दिया था कि मिट्टी के बर्तन किस प्रकार से अलग थे। पांचवा है, दोनों को लिपि का ज्ञान था। दोनों को लिपि का ज्ञान तो था, लेकिन दोनों की लिपि बिल्कुल अलग है। जहां मेसोपोटामिया की लिपि कीलाक्षर है, वहीं सैंधव लिपि जो है वो चित्राक्षर लिपि है। कीलाक्षर लिपि में लगभग हमें 900 अक्षर मिलते हैं, जबकि सिंधु सभ्यता वाली वो जो लिपि है उसमें हमें 450 से 500 अक्षर मिलते हैं। अब ये 450 से 500 में क्यों कह रहा हूँ कि कुछ अक्षर ऐसे हैं जो कुछ विद्वान मानते हैं कि एक ही अक्षर है, सिर्फ लिखने का ढंग अलग है, जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि अलग अलग अक्षर हैं। तो उसके लिए मैं एक अनुमान बता रहा हूँ कि 450 से 500 अक्षर हमें मिलते हैं। तो दोनों की लिपि भी अलग अलग है। तो दोनों को लिपि का ज्ञान था, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के कारण सिंधु सभ्यता का उद्भव हुआ है। तो ये है विदेशी उत्पत्ति का मत, और इसको हम ये जो इसके संदर्भ में जो विशेषताएं देखने को मिलती हैं, दोनों में जो समानताएं देखने को मिलती है, उसको हमने खारिज कर दिया। तो विदेशी उत्पत्ति का मत है वो लगभग आप कह सकते हैं कि खारिज मानते हैं, आज इसके कोई भी इसके पक्ष में नहीं है। अब बात करते हैं हम देशी उत्पत्ति के मत को। देशी उत्पत्ति का मत का मतलब है कि भारत में ही पहले से जो संस्कृतियां चली आ रही थी, उन संस्कृतियों में धीरे धीरे नए प्रयोग होते गए, लोगों ने नई जानकारियां सीखी, नए प्रयोग किए, उनको धीरे धीरे धातु का ज्ञान हुआ। ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया से उनका कोई लिंक ही नहीं था, बिल्कुल व्यापार होता था। तो कुछ विचार हो सकते हैं यहाँ पर आए होंगे, लेकिन ज़्यादा संभावना यही है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने क्रमिक विकास की जो अवधारणा है उसके माध्यम से इस संस्कृति का विकास किया। क्रमिक विकास की अवधारणा में प्रमुख विद्वान जो इसके समर्थक हैं, स्टुअर्ट पिगट, आल्चिन दंपति है। देखो ये दंपति यानी ये कपल था, एक ब्रिटिश आल्चिन कपल, इसमें पति पत्नी दोनों थे, आप आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिसमें मेल का नाम था रेमंड आल्चिन और जो फीमेल थी इनकी वाइफ थी उनका नाम था ब्रिजेट आल्चिन। ज़्यादातर आल्चिन दंपति लिखा हुआ मिलता है, इनका नाम पुस्तकों में आता नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक थे रेमंड आल्चिन और दूसरी जो महिला थी वो थी ब्रिजेट आल्चिन। तो वो इस सिद्धांत के समर्थक हैं। फेयर सर्विस इस सिद्धांत के समर्थक हैं। जॉर्ज एफ डेल्स या डेल्स बोलते हैं इनको, जॉर्ज एफ डेल्स, ये इस सिद्धांत के समर्थक हैं। और रफीक मुगल का आपने नाम सुना होगा, ज़्यादातर इनका नाम ऐसा लिखा हुआ मिलता है, एम आर मुगल, पाकिस्तानी आर्कियोलॉजिस्ट है ये, पुरातत्वविद मोहम्मद रफीक मुगल इनका पूरा नाम था। तो ये विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति देसी तत्वों से ही हुई है, स्थानीय संस्कृतियों का ही इसमें योगदान है। इन विद्वानों के अनुसार हड़प्पा संस्कृति के आरंभ में जो ग्राम्य संस्कृतियां विकसित हुई थी, यानी हड़प्पा संस्कृति से पहले जो ग्रामीण संस्कृतियां थी, उन्हीं में जनसंख्या का आकार बढ़ा, और जब नई धातु का इस्तेमाल शुरू हुआ और पक्की ईंटों के जानकार हो गए, तो नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। तो जो पहले इसके ग्रामीण संस्कृतियां थी हड़प्पा संस्कृति से पहले, उसी से ही नगरों का विकास हुआ है। इनका मानना है कि सिंधु सभ्यता किसी विशिष्ट सभ्यता से प्रेरणा न लेकर स्थानीय संस्कृतियों से विकसित हुई है। अब इसमें भी अलग अलग है, कोई कहता है जो सिंधु घाटी में जो संस्कृतियां हैं उससे विकास हुआ है, या फिर कुछ कहते हैं कि जो भारत में संस्कृतियां हैं उससे विकास हुआ है।
तो इसके भी मत मैं आपको अभी अलग अलग बताऊंगा। जैसे आप एक मैप देखिए, उस मैप के माध्यम से अभी मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, जिसमें पूर्व हड़प्पा सब संस्कृतियों के मैंने चित्र लिए हैं। ये देखिए, ये पूर्व हड़प्पा या प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृतियों के स्थल हैं। इसमें यदि भारत में बात करें तो मुख्य स्थान जो आते हैं वो आते हैं हरियाणा और राजस्थान के स्थान, जिसमें कालीबंगा, बनावली, सोठी, सीसवाल, राखीगढ़ी, बालू, ये नाम महत्वपूर्ण है। सोठी सीसवाल के लिए सोठी लिख रखा है इसमें, वैसे इसको सोथी लिखते हैं। सोथी आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा हरियाणा में है, कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा राजस्थान में है, और राजस्थान में भी कहीं आपको मिलेगा गंगानगर में है, कहीं बीकानेर में। बहुत ही इसमें भ्रांतियां हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये हनुमानगढ़ जिले में है। सोथी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। जहाँ कालीबंगा है उससे काफ़ी दूर है। कालीबंगा तो पीलीबंगा तहसील में है और ये नौहर तहसील में आता है। सोथी नौहर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरा नाम आता है इसमें सीसवाल, ये हरियाणा में है, तो इसको साथ ही नाम लिया जाता है सोथी सीसवाल। तो सोथी संस्कृति का अध्ययन सबसे पहले किया था अमलानंद घोष ने। और अमलानंद घोष के बारे में मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देता हूं कि अमलानंद घोष पहले आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पूर्व हड़प्पा संस्कृति या प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति आप कह सकते हैं, प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति और नगरीय हड़प्पा संस्कृति की समानताओं को स्पष्ट किया था। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और नगरीय हड़प्पा संस्कृति की समानताओं को सबसे पहले रेखांकित किया था अमलानंद घोष ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अमलानंद घोष ने, इन्होंने सोथी संस्कृति पर अपना विशेष तौर पर अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि ये हड़प्पा संस्कृति से पूर्व की संस्कृति है और एक क्रमिक विकास के चरण में इससे यहाँ इस एरिया में जो राजस्थान हरियाणा का एरिया है वहाँ पर हड़प्पाई नगर विकसित हुए। दूसरा जो है सिंध और पंजाब प्रांत की जो संस्कृतियाँ हैं पाकिस्तान में, जैसे इसमें मुख्य नाम है आमरी, कोटदीजी, बालाकोट, कुल्ली, ये नल नहीं है नाल होगा, ये नाल संस्कृति। इसके अलावा रहमान ढेरी और इसके पास में गुमला, ये स्थान महत्वपूर्ण है। ये स्थान किस लिए महत्वपूर्ण है कि ये कौन से स्थान हैं? प्राक हड़प्पा संस्कृति या पूर्व हड़प्पा संस्कृति या प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति के स्थान हैं। यहाँ पर ये संस्कृति ऐसा माना जाता है कि पहले ग्रामीण संस्कृति थी और फिर उसमें धीरे धीरे नगरीय सभ्यता के चरण हैं वो शुरू हुए। धातु का इस्तेमाल शुरू हुआ, मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे, चाक का आविष्कार हो गया और धीरे धीरे वो जैसे प्रमाण मिलते 1977 में एम.आर. मुगल ने इसके संदर्भ में अध्ययन किया था। एम.आर. मुगल, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, मोहम्मद रफ़ीक मुगल, उन्होंने बताया कि ये जो बलूचिस्तान वाला एरिया है यहाँ पर जैसी हम मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा में देखते हैं कि दुर्ग के चारों ओर दो हिस्से होते थे, एक पश्चिमी हिस्सा जहाँ पर दुर्ग बना होता था, एक पूर्वी हिस्सा जहाँ पर निचली बस्ती होती थी, तो वहाँ पर दीवारें बनी होती थी चारों ओर। तो उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान प्रांत है, यहाँ पर चारों ओर सुरक्षा दीवार बनाई जाने लगी थी जब से नगर बनने लगे, उससे पहले की। जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों का विकास नहीं हुआ था उससे पहले ही जो बस्तियां थी उसके चारों ओर सुरक्षा दीवार बनाई जाने लगी थी। इसके अलावा व्यापारिक तंत्र भी वहां पर पनपने लगा था, ऐसा प्रमाण मिलता है। यातायात के लिए चक्के वाले वाहनों का उपयोग होने लगा था। तो उन्होंने कहा था कि ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो ये इशारा करते हैं कि ये एक क्रमिक विकास के चरण में नगरीय सभ्यता का विकास हुआ, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लिए मैंने एक पिछला वीडियो है, यदि आपने नहीं देखा हो तो उसमें बताया था, 3 चरण बताए थे आपको। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता, फिर हड़प्पा सभ्यता और फिर उत्तर हड़प्पा सभ्यता, लेटर हड़प्पन कल्चर कह सकते हैं या पीरियड कह सकते हैं आप। तो उसमें आपको मैंने डेट बताई थी प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता की 3200 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व। हड़प्पा जो नगरीकरण का काल है 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व, और जो इसका पतन का काल है 1900 से 1300 ईस्वी पूर्व, जिसको उत्तर हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। जो मुख्य हम नगरों की बात करते हैं, शहरों की हड़प्पा सभ्यता के, वो ये काल है 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व का समय। और ये जो हम बात कर रहे हैं पूर्व हड़प्पा संस्कृतियों की, जिससे नगरीय सभ्यता का उद्भव हुआ धीरे धीरे, क्रमिक विकास का जो मैं सिद्धांत बता रहा हूँ, वो है 2600 से पहले का, 3200 से 2600 का। कुछ डेट्स इससे भी पहले जाती हैं।
अब इसमें समझने की जरूरत है, एग्जैक्ट डेट नहीं आ सकती। जैसे आमरी एक स्थल है, आमरी संस्कृति आप यहाँ पर देख सकते हैं। आमरी की जो डेट्स आई हैं कार्बन 14 पद्धति से, वो 3500 ईस्वी पूर्व तक जाती हैं। 3500 बीसी तक की भी डेट मिली है। कई स्थानों से पुरानी डेट क्यों नहीं मिलती? जैसे आपने दो प्रकार के उत्खनन होते हैं, एक लंबवत और एक क्षैतिज, यानी हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो वर्टिकल जो है इस प्रकार से उत्खनन होता है, यही कर देता हूं मैं, इस प्रकार से खुदाई होती है नीचे की तरफ, ऐसे लंबवत खुदाई होती है वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल में ऐसे चारों तरफ खुदाई होती है, पूरा इलाका खोदा जाता है लंबे। जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई है वो है क्षैतिज खुदाई, यानी बहुत बड़ा इलाका, तो उसमें ज़्यादा गहराई तक आप नहीं खोद सकते इतने बड़े इलाके को। और सारे उस सभ्यता के चरण निकालने के लिए, पूर्व चरणों तक पहुंचने के लिए लंबवत खुदाई होती है, वो छोटे स्थान पर होती है। और नीचे की तरफ खुदाई, जो सबसे नीचे स्थान मिलता है उसको चरण 1 कहते हैं, फिर उससे ऊपर वाले को चरण 2, उससे ऊपर वाले को चरण 3, इस प्रकार से कहते हैं। अब कई स्थान ऐसे हैं जहां पर जो भूजल स्तर है, जमीन के नीचे अंडर वाटर है, वो उसका स्तर काफ़ी ऊंचा है। अब जैसे कहीं पर 10 किलोमीटर कह रहा हूँ, 20-50 फुट की गहराई में ही यदि पानी आ जाता है तो वहां पर आप नीचे के चरणों को नहीं खोद सकते, क्योंकि नीचे पानी आ गया। अब वो पहले के जो अवशेष हैं वो पानी में घुल गए, ना तो उनकी आप डेट निकाल सकते हैं और उन जो अवशेषों को उनको भी नहीं निकाल सकते। तो जब वर्टिकल खुदाई की जाती है तो बहुत से स्थानों पर नीचे के जो पहले के जो चरण हैं उन तक नहीं पहुंचा जा सकता, तो इसलिए सारे स्थानों की पुरानी डेट नहीं निकाली जा सकती। सबसे पुरानी मैं आप बात करूं तो जैसे, वैसे तो मैंने बताया कि प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता का काल 3200 से 2600 ईस्वी पूर्व का आमतौर पर मानते हैं, लेकिन कुछ स्थान है जैसे आमरी मैंने बताया, वहां से जो कार्बन 14 से डेट आई है वो 3500 ईस्वी पूर्व तक भी जाती हैं। तो ये कुछ स्थान मैंने आपको बताए प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के, वो इसलिए कि ऐसा माना जाता है कि क्रमिक विकास के सिद्धांत के माध्यम से धीरे धीरे इन संस्कृतियों का विकास हुआ, और इन्हीं में से कुछ स्थान हैं वो नगरीय सभ्यता की ओर, जैसे कालीबंगा है, ये पहले प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता का एक स्थान है, बाद में क्या बन गया, शहर बन गया। बनावली भी क्या है, बनावली और राखीगढ़ी ये भी काफी बड़े शहर बन गए। राखीगढ़ी की तो इतनी खुदाई हो चुकी है कि आजकल ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी बड़ा स्थल माना जाता है। तो अब इसको मैं फोटो को कट कर देता हूँ, नहीं चलो नेक्स्ट चलते हैं अब। तो ये था सिद्धांत देसी उत्पत्ति का सिद्धांत। ये जो देसी उत्पत्ति का क्रमिक सिद्धांत है, उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया था विदेशी उत्पत्ति में जॉन मार्शल का नाम बताया था, तो लास्ट में जॉन मार्शल ने भी ये कहा कि जब ये क्रमिक विकास का सिद्धांत ज़्यादा माने जाने लगा तो उन्होंने कहा कि जो सिंधु सभ्यता है वो भारत की भूमि पर इसका बहुत लंबा और पुराना इतिहास रहा है, ऐसा फिर लास्ट में जॉन मार्शल ने भी कह दिया था। तो ये था उत्पत्ति का मत। तो इसमें और ज़्यादा बातें तो करने से तो क्या है, फिर ये हमें PhD करनी नहीं है किसी एक टॉपिक पर, हम एंशिएंट हिस्ट्री पूरी पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम सिंधु घाटी सभ्यता नहीं पढ़ रहे, तो इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। अब यदि हम बात करें, जैसे ये साइट मैंने आपको पहले ही बता दी थी अर्ली हड़प्पन फेज की, यानी जो पूर्व हड़प्पा है उसमें बहुत सारी साइट है, लेकिन आपको नाम याद रखना है, कोटदीजी का, नाल का, कुल्ली, इनके स्थान भी याद रखने हैं जैसे मैप के लिए, बालाकोट, रहमान डेहरी, गुमला, और यहाँ पर बनावली, कालीबंगा, सोथी, सीसवाल, बालू और राखीगढ़ी, इतने स्थान याद रखना ठीक है। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुद्दा भी वैसे ही विवाद से भरा है जैसे कि इसके उद्भव का। तो कुछ पॉइंट्स इसमें पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 1900 ईस्वी पूर्व में पतन हो गया था। ये डेट आप 1800 ईस्वी पूर्व तक भी ले जा सकते हैं। वैसे ही डेट फिक्स नहीं है, कैसे, क्योंकि जैसे मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो का पतन शुरू हो जाता है लगभग 2200 ईस्वी पूर्व में, और 2000 ईस्वी पूर्व के लगभग इस नगर का पूरी तरह से पतन हो जाता है, पूरी तरह से नगर नष्ट हो जाता है। कई स्थानों पर नगरीय सभ्यताएं हैं वो 1800 ईस्वी पूर्व तक भी हमें दिखाई देती है। अब इनका पतन कैसे हुआ, जैसे कुछ नगर हैं उनमें क्रमिक पतन है, जैसे धीरे धीरे उनका पतन हो रहा है, और कुछ नगर हैं जैसे कालीबंगा और बनावली, उनका अंत अचानक हो गया। अब इसका हम विश्लेषण करते हैं। जैसे हड़प्पाई नगरीय पतन के संबंध में जो सबसे लोकप्रिय व्याख्या है उनमें से एक है कि आर्यों ने जो आक्रमण किया उससे नष्ट हो गए, आर्य जाति के आक्रमण से ये नष्ट हो गए। जैसे इसमें लिख रखा है कि इंडो यूरोपियन जनजातियों जैसे आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया और उसे हरा दिया। अब इस सिद्धांत को सबसे पहले प्रतिपादित करने वाले थे रामप्रसाद चंद्रा, ये इंपॉर्टेंट है,
राम प्रसाद चंद्रा ने सबसे पहले ये सिद्धांत दिया कि आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों पर आक्रमण किया और उनकी सभ्यता को नष्ट कर दिया। बाद में मार्टिमर व्हीलर ने भी इस सिद्धांत को समर्थन दिया। मार्टिमर व्हीलर कह सकते हैं आप। इसके अलावा पीवी काणे ने इसको फिर अस्वीकार किया था। मार्टिमर व्हीलर, मैके, पिगट ये प्रमुख हैं इसके। मैके, पिगट, मार्टिमर व्हीलर ये इस सिद्धांत के समर्थक हैं सारे। इन सिद्धांत जैसे मार्टिमर व्हीलर एक अलग ही विचार लेकर आते हैं इसके संदर्भ में। उन्होंने कहा कि जैसे ऋग्वेद में लिखा गया है कि किलों पर या गढ़ वाले नगरों पर जीत करने वाला इंद्र था, पुरंदर। इंद्र को पुरंदर लिखा गया ना ऋग्वेद में कि किलों को नष्ट करने वाला। पुरंदर का अर्थ है किलों को नष्ट करने वाला की उपाधि। तो उन्होंने कहा कि जो नगरों में जो पश्चिमी साइड में जो बना हुआ था दुर्ग, ये उसके संदर्भ में लिखा गया कि हड़प्पा नगर में जो पश्चिमी साइड में और दुर्ग वाला इलाका था उनको जीतने वाला इंद्र है। तो उन्होंने इससे तुलना कर दी कि इंद्र ने क्या है, इसको नष्ट कर दिया। तो काफ़ी इसका मजाक उड़ाया गया एक तरह से कह सकते हैं, और इसको बिल्कुल ही खारिज कर दिया गया। उन्होंने तो एक ये भी तुलना की थी कि एक ऋग्वेद में एक नाम आता है हरियूपिया, जिसको उन्होंने जीता। तो ऐसा उन्होंने कहा कि ये हड़प्पा नगर होगा। नाम से मैच मत करिए, हड़प्पा नाम तो बाद में दिया गया है, कहीं लिखा हुआ थोड़ी है कि हड़प्पा नाम था उसका। सिर्फ उन्होंने कहा है कि सिर्फ जो विवरण दिया गया है ऋग्वेद में उसके आधार पर उन्होंने कहा कि ये हड़प्पा नगर की ही बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि कुछ जो नरकंकाल मिले हैं मोहनजोदड़ो से एक साथ है, तो उन्होंने कहा कि आर्यों के आक्रमण से ये इकट्ठे लोग मारे गए हैं। और ये लेकिन बाद में वो खारिज कर दिया। कैसे खारिज कर दिया? देखो, सबसे पहले पीवी काणे ने इसके सिद्धांत को नकार दिया। इस सिद्धांत को नकारने वालों में सबसे पहले हैं पीवी काणे। उसके बाद में हम बात करें जॉर्ज डेल्स या जॉर्ज एफ डेल्स, ये अमेरिका के थे। इनके अभी हम और भी बात करेंगे। और एक और नाम हम बात करते हैं बीबी लाल। ये हैं कौन? जिन्होंने इस सिद्धांत को नकार दिया कि आर्यों की आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई। सबसे पहले तो इन्होंने ये बताया कि जो ऋग्वेद का स्वरूप है वो धार्मिक है और उसकी तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती कि किस तिथि में ऋग्वेद की रचना हुई है। जो ऋग्वेद में जो बातें लिखी गई हैं वो किस काल की हैं। ऋग्वेद, क्योंकि वैदिक सभ्यता की तिथियां हमें ज्ञात नहीं है, मौखिक परंपरा थी, बाद में तो इसको लिखा गया है, तो उसमें जो घटनाओं का वर्णन है उनकी तिथियां प्रमाणित नहीं की जा सकती। दूसरी बात उन्होंने ये बताया कि ऐसा यदि कोई आक्रमण हुआ होता तो उसके कहीं ना कहीं तो पुरातात्विक प्रमाण अवस्थित हो गए। इतने ज़्यादा शहरों में खुदाई कर ली गई है, कहीं तो उसके प्रमाण मिलते, कहीं तो सैन्य संघर्ष का या बड़े आक्रमण का पता नहीं चलता। कुछ 30-40 यदि आप ऐसे कंकालों की बात करें इकट्ठों की, तो उससे ये साबित नहीं हो जाता। उस 37 कंकालों की बात थी उनको भी बाद में अभी देखो खारिज करेंगे। दूसरा ये इन्होंने इस सिद्धांत पर खारिज कर दिया जो सिटाडेल एरिया है, जो दुर्ग वाला इलाका है, तो दुर्ग वाले इलाके को बचाने के लिए निश्चित रूप से वहाँ के जो सैनिक वगैरह रहे होंगे उन्होंने संघर्ष किया होगा। यदि वैदिक आर्यों ने, जैसे आप देखेंगे कि किसी भी शहर पर आक्रमण होता है तो वहाँ का जो भी राज्य शासन है वो अपने दुर्ग को बचाने का तो प्रयास करता है। तो वहाँ जो पश्चिम की दिशा में जो दुर्ग थे उनको बचाने के लिए प्रयास भी किया होगा, वहाँ मारकाट भी हुई होगी। तो ऐसा कोई अवशेष हमें नहीं मिलता। एक महत्वपूर्ण मैं आपको KAR कैनेडी का बताता हूँ। इसी में KAR कैनेडी ने जो 37 कंकालों वाली बात है उनको उन्होंने खारिज किया। KAR कैनेडी ने हड्डियों का विश्लेषण करके बताया कि ये जो कंकाल हैं इनमें जो भी मृत्यु हुई है उनमें एक व्यक्ति की चोट के कारण मृत्यु हुई है, बाकी की जो चोटें हैं वो पहले की चोटें हैं और वो घाव भर चुके थे उनके, और उन चोटों के कारण उनकी मृत्यु नहीं हुई, जबकि इनमें से अधिकांश की मृत्यु मलेरिया के कारण हुई है। तो ये सिद्धांत भी, जैसे एक ही तर्क था उनके पास कि ये जो 37 कंकाल मिले हैं इकट्ठे, ये मतलब किसी संघर्ष के परिणाम है, आर्यों के और सिंधु घाटी के निवासियों के साथ संघर्ष के परिणाम है। तो ये भी खारिज हो जाता है। तो ये इंडो यूरोपियन जनजातियों यानी जैसे मुख्य रूप से आर्यों ने सिंधु घाटियों का आक्रमण को हरा दिया, उसके पक्ष में और उसके विपक्ष में हमने कुछ बातें की। फिर इसके बाद में कारण आते हैं प्रकृतिजन्य, जैसे बाढ़ है, भूकंप है। जैसे भूकंप के प्रमाण मिलते हैं कालीबंगा से मिलते हैं भूकंप के प्रमाण। और बाढ़ की बात करें तो कई विद्वान कहते हैं कि बाढ़ के कारण इसका पतन हो गया। अब ऐसी कोई बाढ़ कैसे हो सकती है? जैसे आप इसका नक्शा की गौर करें तो जैसे पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, बलूचिस्तान प्रांत है, पंजाब प्रांत है,
राजस्थान भारत की बात करें तो राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर तक है। चलो आलमगीरपुर हम शहरी स्थान नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। उससे नीचे बात करें तो जैसे गुजरात के स्थान हैं, क्या वो इतनी बड़ी बाढ़ थी कि पूरे उपमहाद्वीप के इतने ज़्यादा स्थानों लगभग 10-12 लाख किलोमीटर में फैल गई और उन्होंने इतने स्थानों को नष्ट कर दिया? ये नहीं, कुछ स्थान हो सकते हैं, हो सकता है कुछ शहरों में बाढ़ आई हो और नष्ट हो गए हों। जैसे हो सकता है सिंधु घाटी में बाढ़ आई हो और मोहनजोदड़ो नष्ट हो गया हो या हड़प्पा नष्ट हो गया हो, या हो सकता है कि ऐसा कोई भूकंप आया हो जिससे समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची हो और गुजरात के तटीय इलाकों में जो शहर हैं वो नष्ट हो गए हों। लेकिन कोई ऐसी बाढ़ आए कि सारे ही शहर एक साथ नष्ट हो गए इतने बड़े इलाके में, तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। तो मोहनजोदड़ो से जो मलबा मिला है और नदियों से लाए गए तलछट की एक से अधिक परत इशारा करती हैं कि यहाँ बाढ़ आई है। मोहनजोदड़ो से ऐसे अवशेष मिलते हैं कि यहाँ बाढ़ आई होगी, लेकिन उस बाढ़ से मोहनजोदड़ो नष्ट हो गया होगा ऐसा तो अवशेष नहीं मिलता। बाढ़ तो आती रहती है, बाढ़ तो वहां पर पहले भी एक मैं विद्वान का नाम भूल गया, उन्होंने कहा था कि मोहनजोदड़ो 7 बार बसा, 7 बार उजड़ा। तो 7 बार उजड़ के बसा है तो 8वीं बार उसको बसने में कौन सी दिक्कत आ रही है? मतलब पहले बाढ़ आई है, मैं उनका नाम भूल गया, सॉरी। बाढ़ आई 7 बार बसा, उजड़ा और 7 बार फिर से बस गया और उन्होंने कहा कि बाढ़ से वो क्या है, वो नष्ट हो गया। तो 8वीं बार क्या दिक्कत आ गई? 8वीं बार ऐसी कौन सी बाढ़ आ गई कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा सब नष्ट हो गए? तो ये सिद्धांत भी पूरे आप ये कहें कि सभी शहरों को इसने नष्ट कर दिया, ये निर्णायक नजर नहीं आता, इसका कोई पक्ष मजबूत नहीं है ज़्यादा। एक विद्वान और हैं जैसे H.F. डेल्स ने ये बताया था कि ये विवर्तनीय घटनाओं का परिणाम है, कि टेक्टोनिक्स प्लेट हैं, यहाँ पर रॉक फोल्डिंग का उदाहरण देते हैं कि चट्टानों में आई मोड़ के कारण और ऐसी गतिविधियां हुई कि एक प्राकृतिक बांध का निर्माण हुआ, जिससे सिंधु नदी जो आप अरब सागर में गिरती थी उसमें बीच में बाधा आ गई और उस सिंधु नदी के कारण जो मोहनजोदड़ो एक झील जैसा बन गया, यानी सारा पानी उसका वहीं इकट्ठा हो गया और मोहनजोदड़ो डूब गया। तो ये भी एक वो बताते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग मत हैं और सभी मतों में से यदि हम बात करें तो हमने आर्यों की सभ्यता से संबंधित कर लिया, प्राकृतिक में भी हमने भूकंप की, बाढ़ की थोड़ी बात कर ली, आर्य सभ्यता ने के निवासियों ने इन पर आक्रमण किया उसका भी हमने खंडन किया, विवर्तनिक विक्षोभों की भी बात की जो जॉर्ज एफ डेल्स बताते हैं कि विवर्तनिक विक्षोभों का जॉर्ज एफ डेल्स हैं। इसके अलावा H.T. लैम्ब्रिक हैं, H.T. लैम्ब्रिक, वो भी विवर्तनिक विक्षोभों की बात करते हैं। उन्होंने भी कहा है कि मोहनजोदड़ो को छोड़कर सिंधु नदी ने अपनी धारा बदल ली, इस प्रकार से एक ये बताते हैं। वर्षण प्रतिमान का बदलाव, इसके संदर्भ में एक गुरदीप जी हैं, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, गुरदीप वाले जो उन्होंने पराग परीक्षण किया था राजस्थान की झीलों के संबंध में। तो वो ये बताते हैं कि जब हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई तो वहाँ पर खूब बारिश होती थी और ये हड़प्पा सभ्यता का पतन का काल है 1800-1900 ईस्वी पूर्व का समय। वहाँ पर शुष्कीकरण का दौर शुरू हो जाता है, यानी बारिश कम हो जाती है, ये इलाके शुष्क क्षेत्रों में आने लगते हैं। तो बारिश में कमी के कारण और यहाँ पर खेती कम हो गई और उसके कारण लोगों ने इन स्थानों को छोड़ दिया। तो ऐसा गुरदीप हैं, वो पराग परीक्षण करके बताते हैं। गुरदीप सिंह 1971 में उन्होंने ये परीक्षण किया था। तो उनका ये परीक्षण है शुष्क जलवायु से संबंधित है। तो एक ये कारण बताते हैं। एक थे शिरीन रत्नागर, उन्होंने ये बताया था कि मेसोपोटामिया के साथ, ऐसा कईयों ने बताया था कि इनका एक संदर्भ मैं आपको बताऊंगा विशेष, कि मेसोपोटामिया के साथ व्यापार है वो बंद हो गया लगभग और उसके कारण नगरों का पतन हो गया, क्योंकि उन्होंने ये विचार दिया कि नगरों से बहुत ज़्यादा जो निर्यात है वो मेसोपोटामिया में होता था और वहाँ सत्ता के बदलाव के कारण व्यापार बंद हो गया और इसके कारण यहाँ के जो नगर हैं उनका पतन हो गया, क्योंकि कारीगरों के पास काम नहीं बचा, शिल्पियों को काम नहीं बचा। तो ऐसा तो कोई प्रमाण नहीं मिलता कि इतने बड़े स्तर पर मेसोपोटामिया के साथ व्यापार था कि मेसोपोटामिया के साथ व्यापार बंद हो जाए तो हड़प्पा के नगरों का ही पतन हो जाए। शिरीन रत्नागर की मैं बात बता रहा, तो शिरीन रत्नागर ने लाजवर्द के व्यापार की बात की है कि लाजवर्द के व्यापार का पतन हो गया। लाजवर्द एक विशेष प्रकार का पत्थर था जो बड़े स्तर पर आयातित होता था, ऐसा माना जाता है। तो लाजवर्द का व्यापार बंद हो गया, तो एक तरह से उसी का हिस्सा मान सकते हैं कि व्यापार बंद हो गया उसके कारण। लाजवर्द का आप चित्र देख सकते हैं, ऐसा सा पत्थर होता है ये। तो लाजवर्द का इतना कोई ज़्यादा व्यापारिक महत्व, यदि हम पूरे व्यापार की ही बात करें तो पूरा व्यापार भी इतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता कि सारे ही शहरों का पतन हो जाए। तो अकेले लाजवर्द के लिए तो हम बात ही क्या करें, तो इसका तो कोई ये पॉइंट ही
नेग्लिजिबल है, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति का पतन का जो सामान्य समझ जो बनती है वो ऐसा है कि कुछ नगर हो सकते हैं जो एकाएक नष्ट हो गए हों किसी प्राकृतिक कारणों से, लेकिन ज़्यादातर नगर हैं वो धीरे धीरे उनका पतन होता है, आकस्मिक पतन नहीं ज़्यादातर नगरों का। और उसके बाद में परिपक्व हड़प्पा काल के बाद में एक नगर विहीन काल आया, उत्तर हड़प्पा संस्कृति, जहाँ पर नगर नहीं है। एक इसमें पॉइंट और याद आ रहा है मेरे को, जैसे कि हो सकता है कि राज सत्ता में परिवर्तन हो गया हो, या जो सत्ता के लोग हैं उनको जो टैक्स वगैरह, क्योंकि इतने बड़े बड़े शहर हैं, इतना बड़ा इलाका है, अब ये इलाका आपस में जुड़ा हुआ है, कैसे कह सकते हैं आप, जैसे सभी जगह एक जैसे से बर्तन बनते हैं, सभी जगह एक जैसे मोहरें देखने को मिलती हैं, सभी जगह एक ही जैसी लिपि का इस्तेमाल होता है। जैसे आप सिंध बलूचिस्तान से लेकर बात करें गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तक की, तो आपको एक जैसी मोहरें, एक जैसे बर्तन दिखाई देते हैं, एक जैसी ईंटों का इस्तेमाल होता है, एक जैसे नगर दिखाई देते हैं जो सेम उसी प्रकार से, थोड़ा थोड़ा अंतर है। जैसे धोलावीरा है वो 3 भागों में बंटा हुआ है, बाकी नगर 2 भागों में बंटा हुआ है, लेकिन वो संरचना वही है, एक दुर्ग है और जो शहर है वो एकदम करीने से बसा हुआ है, सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, अच्छी तरीके से जल निकासी की व्यवस्था है, नालियां बनी हुई है, घरों की जो निर्माण की संरचना है वो भी वैसी ही है। तो इसका मतलब एक कोई केंद्रीय सत्ता जरूर थी, जैसे कभी कहते हैं पुरोहितों का शासन था या कोई राजा वगैरह थे, तो कोई एक ऐसी सत्ता जरूर थी जो इस सारे एरिया को संभाले हुई थी। तो हो सकता है बाद में जैसे तांबे और कांसे के औजारों का ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होने लग गया हो, और जो ग्रामीण संस्कृतियाँ थी उन्होंने हथियार उठा लिए हों और टैक्स देने से मना कर दिया हो, और बिना टैक्स के इतने बड़े साम्राज्य को चलाना आसान नहीं रह गया हो, और धीरे धीरे सभ्यता का, शहरों का पतन हो गया हो, क्योंकि जो शहरों की व्यवस्था है वो बनी नहीं रह गई। जैसे बाद में अवशेष मिलते हैं ऐसे भी कि कई शहरों में जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में एनक्रोचिंग के मिलते हैं कि बाद में इनमें अतिक्रमण भी होने लग गया था, जो शहर की संरचना है वो बिगड़ने लग गई थी, ऐसा कुछ शहरों में देखने को मिलता है। तो ये भी एक कारण बताया जाता है। तो इसमें जितने भी कारण थे जो मेरे याद आए मैंने बताने का प्रयास किया। अब इनको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से, कि जैसे जो जो हमने पतन के कारण देखे, आर्यों का आक्रमण, ये पतन का कारण किस किसने बताया मैंने आपको पहले बता दिया, रामप्रसाद चंद्रा सबसे पहले, मैके, पिगट और व्हीलर, ये चारों नाम आप इसमें लिख लेना। पारिस्थितिक असंतुलन का जो सिद्धांत है इसके बारे में सबसे पहले बताया था फेयर सर्विस ने, तो आप इसमें याद रख लेना, फेयर सर्विस ने पारिस्थितिक असंतुलन के कारण इन्होंने बताया था कि, जैसे शायद मैंने पहले बताया नहीं इनके बारे में, फेयर सर्विस ने बताया था कि बढ़ती हुई जो मनुष्यों की संख्या है, जनसंख्या बढ़ रही है और मवेशियों की संख्या बढ़ रही है, जानवरों की संख्या बढ़ रही है, वो बढ़ता हुआ दबाव है वो ये सभ्यता सहन नहीं कर पाई। तो ये ज़्यादा ठीक सा सिद्धांत तो नहीं लग रहा कि इतनी जनसंख्या हो गई कि इतने बड़े इलाके में जनसंख्या का दबाव हो गया, लेकिन दिया है तो हमने बता दिया। नदियों के मार्ग में परिवर्तन, कि नदियों के मार्ग में परिवर्तन, इसके संदर्भ में एक तो सरस्वती के मार्ग के संबंध में दिया है बीबी लाल ने, तो वो तो सरस्वती के लिए है। नदियों के मार्ग में परिवर्तन से संबंधित जो सिद्धांत है वो मुख्य रूप से आप नाम याद रखेंगे टी.एच. लैम्ब्रिक का, इसके अलावा माधव स्वरूप वत्स का, ये मिटा देता हूं, माधव स्वरूप वत्स और जीएफ डेल्स का। मलेरिया से संबंधित, मलेरिया महामारी से संबंधित, मैंने आपको मलेरिया या किसी और अन्य प्रकार की महामारी से संबंधित जो सिद्धांत है वो मैंने कैनेडी ने, अभी आपको मैंने बताया था ना, KAR कैनेडी ने। तो KAR कैनेडी ने पहले तो 37 कंकालों का परीक्षण किया था, तब बताया था कि इनकी ज़्यादातर की मृत्यु मलेरिया से हुई थी। बाद में उन्होंने पूरी सभ्यता के लिए ये बताया कि इस प्रकार की जो सभ्यता है वो किसी बड़ी महामारी के फैलने से ही इस प्रकार की सभ्यता इतने बड़े इलाके में समाप्त हो सकती है। उसका एक उदाहरण मिलता है, जैसे कालीबंगा में एक बच्चे के जो कंकाल मिलता है उसमें ऐसा प्रमाण मिलता है कि वो उसको लकवा हुआ था। तो कैनेडी ने बताया कि कोई महामारी फैली होगी जिसके कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। फिर इसके बाद में सिद्धांत आता है जलवायु परिवर्तन का। तो जलवायु परिवर्तन का सिद्धांत सबसे पहले दिया था R.L. स्टाइन ने, और दूसरा इसमें नाम आता है अमलानंद घोष का। भूतात्विक परिवर्तन, तो भूतात्विक परिवर्तन में जो टेक्टोनिक मूवमेंट का सिद्धांत है, विवर्तनिक सिद्धांत, वो तो दिया था सबसे पहले, विवर्तनिक सिद्धांत है वो तो सबसे पहले दिया था
राइक्स ने। और दूसरा भारतीय की बात करें तो M.R. साहनी ने। और इसके अलावा भूतात्विक परिवर्तन में मैंने आपको 2 नाम पहले बताए थे, एक तो जॉर्ज एफ डेल्स का और एक है H.T. लैम्ब्रिक का, आप इसमें लिख सकते हैं। फिर विदेशी व्यापार में रुकावट, तो इसमें मैंने आपको जो लाजवर्द का उदाहरण बताया था, शिरीन रत्नाकर का, शिरीन या ये ऐसे लिखा जाएगा शायद, ये बड़ी आएगी, छोटी आएगी, शिरीन रत्नाकर। उन्होंने कहा था कि लाजवर्द का व्यापार मेसोपोटामिया के साथ बंद हो गया, जिसके कारण सभ्यता का पतन हुआ। उसकी हम बात कर चुके हैं। शुष्कीकरण और बारिश में कमी का, तो एक तो इसमें हम मुख्य रूप से नाम लिख सकते हैं गुरदीप सिंह का। गुरदीप सिंह ने 1971 में राजस्थान में खारे पानी की झीलों के माध्यम से जो पराग का विश्लेषण किया, उसके आधार पर उन्होंने बताया था, जैसे इस सभ्यता की मैंने पहले बात की तब भी बताया था कि इस दौरान बारिश खूब होती थी, ऐसा गुरदीप सिंह ने बताया था। फिर बाद में एक दूसरा सिद्धांत भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसके विपरीत सिद्धांत भी हमें मिलता है। तो गुरदीप सिंह ने बताया कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान खूब बारिश होती थी इस इलाके में, और ये जो पतन का जो काल आता है, इस काल में ये इलाके शुष्क इलाकों में बदल जाते हैं, यानी यहाँ पर शुष्कीकरण का दौर चालू हो जाता है, बारिश की मात्रा कम हो जाती है। तो ये था, एक काफ़ी लंबा वीडियो हो गया और शायद आप बोर भी हो गए होंगे यदि यहाँ तक कोई पहुँचा है तो, क्योंकि ज़्यादातर वीडियो मैं देखता हूँ कि आधे तक ही पहुँच पाते हैं, फिर लोग बोर हो जाते हैं। लेकिन मैं वीडियो हमेशा डिटेल में बनाता हूँ। काफ़ी कुछ बातें हमने की, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति से लेकर और उसके पतन तक का हमने बात किया, किस प्रकार उत्पत्ति हुई, उसके कौन कौन से मत थे, पतन के कौन कौन से मत हैं अलग अलग। बहुत बड़ा टॉपिक है, काफ़ी कुछ छूट गया होगा। जैसे आप वीडियो देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, यूट्यूब पर वीडियो है 1 घंटे में सिंधु घाटी सभ्यता, जबकि मेरे को ये लगता है कि मैं अगर शॉर्ट में भी बनाऊंगा तो आधे आधे पौने घंटे के 4-5 वीडियो मेरे को बनाने पड़ेंगे, तब जाके कुछ कंप्लीट हो पाएगा। तो यदि आप यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरी बात सुन रहे हैं, आप कुछ 1-2% होंगे जो यहाँ तक पहुँचे होंगे, तो आप यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको मेरा वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा और आप सब्सक्राइब भी कर ही लेंगे। लेकिन कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, या आपको कोई ओपिनियन है, आपकी कोई राय है, आपको कोई ऐसा लगता है कि ऐसा और बताना चाहिए, या कोई टॉपिक छूट गया हो तो उसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं।